फोन कॉल पर ईशानी की घबराई आवाज सुन विराज किचन में दौड़ा चला आया। वहां आकर उसने देखा कि ईशानी किचन में कॉकरोच से डरकर यहाँ वहाँ भाग रही थी। विराज ने किचन के एक कैबिनेट से कॉकरोच किलर स्प्रे निकालकर कॉकरोच पर छिड़क दिया और ईशानी पर बरस पड़ा। तुम एक कॉकरोच से डर रही थी? सीरियसली? ओह गॉड, क्या लड़की हो तुम। मुझे लगा कि तुम किसी बड़ी मुसीबत में हो, लेकिन तुम तो ओह गॉड, एक तरफ जिससे सारी दुनिया डरती है उस विराज ओबरॉय से तुम लड़ जाती हो और दूसरी तरफ तुम एक मामूली कॉकरोच से डरती हो। ईशानी ने विराज की बात को बीच में ही काटते हुए कहा, थैंक यू मिस्टर ओबरॉय, मुझे लगा था कि आज तो मैं मर ही जाऊंगी। ईशानी की मीठी आवाज से एक प्यार भरा थैंक यू सुन विराज का गुस्सा एक पल में शांत हो गया। एक शब्द भी और बोले बिना विराज पलटकर वहां से जाने लगा। तभी ईशानी ने उससे पीछे से कहा, मिस्टर ओबरॉय। ईशानी की आवाज सुनते ही विराज के बढ़ते कदम अपने आप ही रुक गए। कुछ सेकंड्स के लिए उसने अपनी आंखें बंद की और पलटते हुए एक भारी आवाज के साथ कहा, हाँ मिस ईशानी, बताओ अब क्या हुआ? मिस्टर ओबरॉय, मैंने हमारे लिए खाना बनाया है। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं बाहर से लाकर कुछ खा पाऊं, तो आपके किचन में ही खाना बना लिया। विराज ईशानी के पास पैसे ना होने वाली बात से हैरान रह गया, क्योंकि विराज ने कुछ देर पहले ही ईशानी के बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपए ट्रांसफर करवाए थे। उसने हैरानी से ईशानी से पूछा, पैसे नहीं है? अभी तो कंपनी ने तुम्हें 2 लाख रुपए दिए थे। ईशानी ने हिचकिचाते हुए कहा, वो तो खर्च हो गए। आप वो सब छोड़िए, चलिए जल्दी से खाना खा लेते हैं, जोरों की भूख लगी है। विराज ने भी बात को नहीं खींचा और खाना खाने बैठ गया। वैसे खाने में कोई टेस्ट तो नहीं था, मगर फिर भी ईशानी को वो गाना गुनगुनाते सुनकर मोम की तरह पिघल चुका विराज खाते ही चला गया। ईशानी ने विराज को आराम से खाता देख खुद ही पूछ लिया, मिस्टर ओबरॉय, सब्जी में नमक कम है, लेकिन आप फिर भी खाए जा रहे हैं। विराज ने कहा, नमक छोड़ो, तुम ये बताओ, तुम अपने काम में अच्छी हो, लेकिन क्या तुम्हारे अंदर जरा भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? तुम चुपचाप थप्पड़ कैसे खा सकती हो ईशानी? ईशानी ने खाना छोड़कर एक लंबी और गहरी सांस ली। फिर विराज से कहा, मिस्टर ओबरॉय, मैं एक छोटी मोटी स्टाइलिस्ट हूँ। अगर मैं नायरा जैसे लोगों को जवाब देने लगूंगी तो काम किसके साथ करूंगी? मुझ जैसे छोटे इंसान के लिए काम कई ज्यादा इम्पोर्टेंट है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से। विराज आज तक अमीर घरों की लड़कियों से मिला था जो खुद की खुशी के लिए कुछ भी करती थी, लेकिन ईशानी उन सबसे अलग थी। उसे हर रोज थोड़े से पैसों के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, अपनी इंसल्ट झेलनी पड़ती थी। ईशानी की बातें सुनकर विराज ने तुरंत उसे एक अच्छा और बहुत बड़ा ऑफर दे दिया। मिस ईशानी, मैं सबकी मदद तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम अलग हो और टैलेंटेड भी, इसीलिए तुम चाहो तो मेरी पर्सनल हेड स्टाइलिस्ट बन सकती हो। तुम्हारी पर मंथ सैलरी 2 लाख रुपए होगी। क्या कहती हो? 2 लाख सुनकर ईशानी की आंखें जगमगा उठी। उसने विराज की बात दोहराते हुए दोबारा कहा, कितना? 2 लाख पर मंथ? इतनी होती भी है किसी की? इससे भी ज्यादा हो सकती है, अगर तुम अच्छा काम करती रहो तो। इतनी सैलरी में तो मैं करण भाई के लिए एक अच्छा सा घर ले सकती हूँ, अच्छे से अच्छे डॉक्टर से उसका इलाज करा सकती हूँ और 1 साल में कर्ज चुकाने के बाद भी बहुत सारा पैसा बचा सकती हूँ। ठीक है मिस्टर ओबरॉय, मैं आपका ऑफर एक्सेप्ट करती हूँ। गुड डिसीजन मिस ईशानी। चलो फिर कल से काम स्टार्ट करते हैं। अब रात काफी हो गई है, मुझे लगता है तुम्हें निकलना चाहिए। मेरा ड्राइवर तुम्हें घर छोड़ देगा। ईशानी जल्दी से खाना खाकर थोड़ा खाना अपने भाई करण के लिए पैक कर विराज के घर से निकल गई। अपने फ्लैट पर आकर उसने देखा कि करण ईशानी का वेट करते करते सो चुका था। ईशानी ने टेबल पर बैग रखा और करण के सिर के करीब जाकर बैठ गई। करण के बालों को सहलाते हुए ईशानी ने कहा, सॉरी करण भाई, आज आपको भूखा सोना पड़ा, लेकिन कल से ऐसा नहीं होगा। आपकी ईशानी खूब मेहनत करेगी और आपकी सभी तकलीफें दूर कर देगी। ईशानी ने विराज की कंपनी में काम करके कुछ ही महीनों में काफी पैसे कमा लिए।
इतने कि उसने दिल्ली की एक मशहूर बिल्डिंग में एक फ्लैट रेंट पर ले लिया, जहां ईशानी के जाने के बाद भी करण सेफ रह सकता था। डॉक्टर ने ईशानी से कहा था कि करण को थोड़ा बाहर घुमाने ले जाया करे, इसलिए ईशानी करण को लेकर बाहर घूमने निकली। बाहर की दुनिया को देखकर अंधेरे में रहने वाला करण छोटे बच्चों की तरह डरने लगा। ईशानी ने करण का हाथ पकड़ा और उससे समझाते हुए कहा, आपकी ईशानी ने आपका हाथ पकड़ा है, आपको कुछ नहीं होगा करण भाई, प्लीज मत डरो आप। वो देखो, वो छोटा बच्चा कैसे बॉल से खेल रहा है, आप भी खेलोगे? करण ने एक छोटे बच्चे की तरह जिद करते हुए कहा, नहीं नहीं, करण को घर जाना है, घर जाना है करण को डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। ईशानी ने उसे समझाते हुए कहा, अच्छा चलो, हम उस बेंच पर बैठते हैं, वहाँ पपीज है, आपको पपीज पसंद है ना? करण ने डरे सहमे बच्चे की तरह दोबारा कहा, नहीं, करण को डर लग रहा है, ईशानी चलो चलो घर। करण बाहर की दुनिया को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, वो बहुत डर गया था। ईशानी ने सोचा कि कहीं डर से करण की तबीयत और न खराब हो जाए, इसीलिए वो उसे लेकर तुरंत घर आ गई। घर में आते ही करण ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। ईशानी ने करण को समझाते हुए कहा, करण भाई प्लीज दरवाजा खोलो, देखो आपकी ईशानी सॉरी बोल रही है। करण ने गुस्से में ईशानी से कहा, नहीं ईशानी गंदी है, गंदी, करण कट्टी है ईशानी से, कट्टी। ईशानी करण को मनाने का तरीका जानती थी, इसलिए करण से दरवाजा खुलवाने में उसे ज्यादा वक्त नहीं लगा। चोट लगने का नाटक करते हुए ईशानी कहने लगी, आउच करण भाई, आपकी ईशानी को चोट लग गई। ईशानी को चोट लगने वाली बात सुनते ही करण ने झट से दरवाजा खोल दिया और घबराते हुए कहा, दिखाओ दिखाओ, चोट लगी ईशानी को, कहाँ लगी, दिखाओ, चोट दिखाओ। ईशानी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, दिल में चोट लगी है, ऐसे नहीं दिखेगी आपको। जब भी करण भाई ईशानी से नाराज हो जाता है तो ईशानी को दिल में चोट लगती है और बहुत दर्द भी होता है, इसलिए आप प्रॉमिस करो कि आज के बाद कभी ईशानी से नाराज नहीं होंगे। करण ने मासूम बच्चे की तरह, ओके ईशानी, जैसा तुम कहो। करण सब कुछ भूलकर अपनी ड्राइंग बुक में लाइंस ड्रॉ करने लगा। ईशानी करण के लिए फ्रूट्स काट कर ले आई और वहीं बैठकर करण के बनाए ड्राइंग और बुक्स देखने लगी। उन नोटबुक्स में ईशानी को कुछ ऐसा मिला जो उसकी सोच से परे था। हैरान ईशानी ने करण से पूछा, करण भाई क्या ये आपने लिखा है? करण भाई मेरी तरफ देखिए, क्या ये आपने लिखा है? करण के हाँ में सिर हिलाते ही ईशानी और भी हैरान हो गई, क्योंकि करण ने बुक में जो कोड्स लिखे थे वो अलग ही लेवल के थे। ईशानी ने लैपटॉप उठाया और करण के लिखे कोड्स को टाइप करने लगी। देखते ही देखते ईशानी ने उस कोडिंग की मदद से अपने ही फ्लैट के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर लिया। ईशानी समझ गई कि ये उसकी बिल्डिंग का मैप है। इससे पहले कि बिल्डिंग की सिक्योरिटी टीम को कुछ पता चलता, वो जल्दी से कोडिंग से बाहर निकल आई और उसने झट से अपना लैपटॉप बंद कर दिया। फिर ईशानी ने करण के पास आकर पूछा, करण भाई कहाँ से सीखा आपने ये सब? मैंने आपको हैकिंग की बुक्स तो नहीं दी थी? ईशानी के पूछने पर करण ने सामने टेबल पर रखी बुक की ओर इशारा किया। ईशानी ने झट से बुक को उठा लिया और उसके पन्ने पलटने लगी। बुक्स के सबसे लास्ट पेज पर ईशानी और सिद्धार्थ का नाम लिखा था। वो समझ गई कि ये बुक सिद्धार्थ की है। ईशानी ने उस बुक को अपने कबर्ड में रख दिया और करण को समझाने लगी, करण भाई इधर मेरी तरफ देखो आप पहले। करण भाई मैंने कहा ना, मेरी तरफ देखो। भाई ये सब आपके लिए नहीं है, आप ऐसी बुक्स मत पढ़ा करो। प्रॉमिस मी कि आप आज के बाद इस बुक को कभी हाथ नहीं लगाओगे। ईशानी के कहने पर करण मान गया और वापस से अपनी ड्राइंग बनाने में लग गया। ईशानी ने चेयर पर बैठते हुए एक गहरी सांस ली और फिर भगवान से कहा, कैसे कैसे खेल दिखाते हो भगवान, मेरे करण भाई बहुत ही मासूम और भोले हैं, उनको इन सब में मत उलझाओ। करण की इस अनोखी काबिलियत को देखकर ईशानी के दिल में एक डर ने अपना घर बना लिया। उसने सोचा अगर किसी और को करण भाई के इस टैलेंट का पता लग गया तो वो इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। मुझे दुनिया से करण भाई के इस टैलेंट को छुपाए रखना होगा और अपने से भी। ईशानी उस रात करण के लिए परेशान होती रही और अगले दिन से अपना पूरा फोकस करण की देखभाल और अपने करियर पर लगाने लगी। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन ईशानी के फोन पर विराज का मैसेज आया, मिस ईशानी, हमें कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना होगा, मेरा एक इवेंट है,
तुम भी साथ चलोगी। स्टार्ट पैकिंग योर बैग्स। हम 2 दिनों के अंदर कभी भी निकल सकते हैं। ईशानी विराज का मैसेज पढ़कर बौखला गई, क्योंकि वो करण को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती थी। तभी उसे याद आया कि दिल्ली में एक ऐसी कंपनी है जो लोगों को सभी तरह की मेड प्रोवाइड कराती है। ईशानी ने एक पल भी जायज किए बिना उस कंपनी में कॉल लगाया और पूछने लगी, हेलो, क्या मुझे एक स्पेशल केस के लिए मेड मिल सकती है? दूसरी तरफ से महिला ने जवाब दिया, जी मैम, हमारी कंपनी सभी तरह की मेड प्रोवाइड कराती है, बस आपके चार्जेस और फीस अलग अलग है। तभी ईशानी ने कहा, उसकी टेंशन आप ना ले, आप बस ये बताइए कि मेड कब से आ सकती है। मैम, कुछ फॉर्मेलिटीज है जिसे आप एक बार ऑफिस आकर पूरी कर दीजिए, उसके बाद आपको तुरंत मेड मिल जाएगी। ईशानी ने कैलेंडर की ओर देखा और कहा, ठीक है, मैं कल ही आ जाती हूँ, प्लीज आप अपना एड्रेस सेंड कर दीजिए। कुछ देर में ही ईशानी के फोन पर उस ऑफिस का एड्रेस आ गया जहां उसे जाना था। ईशानी मैसेज देखने के बाद बेड पर फोन रखकर इवेंट के लिए पैकिंग करने जा ही रही थी कि फिर से उसका फोन बज उठा। ईशानी ने जब फोन उठाया तो दूसरी तरफ से उसकी मॉम मालिनी मेहता की आवाज आई, कैसी हो ईशानी? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी तो सोचा कि कॉल कर लूं। वाह मॉम, इतने दिनों में तो कभी आपको मेरी याद नहीं आई, फिर आज अचानक? मालिनी ने बात को घुमाते हुए कहा, कब आई, क्यों आई, कितनी आई, वो सब छोड़ो और ये बताओ कि तुम रहती कहाँ हो, मुझे तुमसे मिलने आना है। जहाँ भी रहती हूँ आपको तो कतई नहीं बताऊंगी। आप लोगों ने जो करण भाई के साथ किया उसके बाद तो बिल्कुल नहीं। मालिनी ने धमकी भरी आवाज में कहा, तुम तो जानती हो मेरे कितने सारे कॉन्टैक्ट है, तुम नहीं बताना चाहती हो तो कोई बात नहीं, मैं खुद ही पता लगा लूंगी, जैसे ये पता लगा लिया कि तुम अब ओबरॉय मैंशन में नहीं रहती। मालिनी की धमकियों से ईशानी डर गई, क्योंकि वो अपनी मॉम मालिनी मेहता की रग रग से वाकिफ थी। अगर वो कुछ चाह ले तो करके ही रहती है। अगर मॉम मेरे इस फ्लैट का पता लगा लेगी तो वो करण भाई को फिर से हर्ट करेगी। मुझे किसी भी हालत में उन्हें ऐसे करने से रोकना होगा। पल भर के लिए सोचा और तुरंत जवाब दिया, मॉम ठीक है, आपको मुझसे मिलना ही है तो मैं अपना एड्रेस भेज देती हूँ। ईशानी ने ये कहकर फोन कट कर दिया और अपने सीक्रेट हस्बैंड के उस विला का एड्रेस सेंड कर दिया जहाँ उसको शादी करके लाया गया था। उधर एड्रेस देखने के बाद शीना ने अपनी मॉम मालिनी से कहा, अच्छा हुआ मॉम कि आपके दोस्त ने हमें बता दिया कि ईशानी मेड ढूंढ रही है, वरना हम तो जान ही नहीं पाते कि ईशानी के पास पैसे आ गए हैं। मालिनी ने शीना को जवाब देते हुए कहा, शीना, हम कल सुबह ही उसके दिए एड्रेस पर जाएंगे। हम भी तो देखे जरा, उन ओबरॉय ने ईशानी को ऐसा कौन सा खजाना दे दिया कि वो मेड रखने चली है। अगली सुबह होते ही मालिनी और शीना अपनी कार से ईशानी के दिए एड्रेस की ओर निकल पड़े। वहां पहुंचकर जब शीना और मालिनी विला के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि ईशानी किचन में चाय बना रही थी। शीना ने ईशानी का मजाक बनाते हुए कहा, लो मॉम, हमने तो सोचा था कि ओबरॉय इसे रानी बनाकर रखते होंगे, लेकिन यहाँ तो गंगा उल्टी बह रही है। इस ईशानी को तो इन लोगों ने नौकरानी बनाकर रखा है। मालिनी शीना की बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी, क्योंकि उसकी लालच भरी निगाहें और पूरा ध्यान घर की बेशकीमती चीजों पर था। मालिनी ने एक सिल्वर प्लेट उठाई और अपनी आंखों को ईशानी की ओर घुमाकर पूछा, ये तो काफी महंगा होगा, दिखने में तो चांदी का लगता है। नहीं मॉम, ये सब नॉर्मल बर्तन है। तभी शीना दौड़ते हुए ईशानी के रूम में पहुंच गई और वहां से चिल्लाते हुए बोली, मॉम यहाँ आओ, इस ईशानी का कमरा यहाँ है, यहाँ तो पक्का कुछ मिल ही जाएगा। मालिनी भी दौड़ी दौड़ी ईशानी के कमरे में चली गई। ईशानी उन दोनों की आंखों में पल रहे लालच को देखकर हैरान परेशान थी। उसने सोचा, अच्छा हुआ जो अम्मा अपने बेटे के इलाज के लिए कुछ महीनों के लिए गांव चली गई है और नौकरों को मैंने छुट्टी दे दी, वरना मॉम और शीना की लालची तेवर को देखकर ना जाने क्या सोचते वो लोग। ईशानी ये सब सोच ही रही थी कि उसके कमरे से शीना की चीख की आवाज आई। ईशानी उस आवाज को सुनकर अपने कमरे की ओर भाग पड़ी। उसने देखा कि शीना एक फ्लावर पॉट को हाथ में लिए उछल रही थी। मॉम, मुझे डायमंड का फ्लावर पॉट मिला, ये देखो। मालिनी ने जब उस पॉट को हाथ में लेकर देखा तो उसने अपना मुंह सड़े हुए केले के छिलके की तरह सड़ा लिया और फिर ईशानी की ओर मुंह घुमाकर बोली, ये सब क्या है ईशानी? तुम ओबरॉय खानदान की बहू और फिर भी तुम्हें कुछ नहीं दिया उन लोगों ने?
और ऊपर से इस सुनसान बंगले में अकेले छोड़ दिया। और तुम शीना, तुम्हें डायमंड और कबाड़ में फर्क भी मुझे ही समझाना होगा। शीना को जब पता चला कि फ्लावर पॉट नकली है तो उसका मुंह उतर गया और उसने गुस्से से दरवाजे पर खड़ी ईशानी को देखकर कहा, बहुत हुआ अब, चलो ईशानी, अब तुम चुपचाप मेरी मॉम के गहनों के पैसे निकालो। ईशानी ने हैरानी से पूछा, गहने? कौन से गहनों की बात कर रही हो शीना? शीना ने आग बबूला होकर कहा, वही गहने जो तुमने अपनी शादी वाले दिन पहने थे। उसके पैसे तुम्हारे ससुराल वालों को मेरी मॉम ने दिए थे। गहने तो हम नहीं ले जा सकते, लेकिन उसके पैसे तो तुमसे ले ही सकते हैं। आजकल तुम अमीर जो हो गई हो, अपने पागल भाई के लिए मेड रखने चली हो। जाने कैसे, लेकिन शीना की बात सुनकर ईशानी से रहा नहीं गया और वो गुस्से से मालिनी की ओर देखकर बोली, मॉम, क्या आपने एक बार भी पूछा कि करण भाई कैसे हैं? मैं कैसी हूँ? यहाँ चली आई पैसों का हिसाब करने, और हाँ, भले ही आपने मेरी शादी पैसों के लालच में कराई थी, लेकिन ओबरॉय खानदान ने मुझे कुछ नहीं दिया और अपना गुजारा खुद कमा कर करती हूँ। शीना ने ईशानी की बात को बीच में ही काटते हुए कहा, चल झूठी, मॉम ये पैसे नहीं देना चाहती इसलिए बहाने बना रही है। ईशानी शीना की बात पर और भी गुस्सा हो गई और बोली, ठीक है, आपको मुझ पर यकीन नहीं, कोई बात नहीं। आप गहने के पैसे लेने आई हो ना, तो मैं ओबरॉय खानदान को ही यहाँ बुला लेती हूँ। वो देंगे अब आपको पैसे, क्योंकि उन्होंने मुझे तो कुछ नहीं दिया इस भूतिया हवेली के सिवा। ईशानी ओबरॉयज के यहाँ कॉल लगाती, उससे पहले ही मालिनी ने उसका हाथ पकड़ लिया और दूसरे हाथ से शीना को कसकर तमाचा जड़ दिया। आखिर मालिनी ने अपनी लाडली शीना को तमाचा क्यों मारा? क्या ईशानी समझ पाएगी अपनी मॉम और शीना की नई चाल? जानने के लिए सुनते रहिए सिर्फ पॉकेट एफएम पर, माय सीक्रेट हस्बैंड।